Welcome class first year to your next lecture of physics, and we are studying chapter number 8. ओके आज हम बहुत ही छोटा टॉपिक करेंगे और लेकिन एक छोटा तो है बट इम्पॉर्टेंट है और इन दी सेंस कि इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है 8.6 और हम बीट नोट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बीट नोट पर जाने से पहले हम उन फैक्टर्स का जायज़ा लेंगे जो कि ये नोट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लास, अगर आपने ट्यूनिंग फोक देखा हो अपनी स्कूल लैब में तो आपको ये इस तरह की एक डिवाइस याद आएगी कि ये आयरन का बना हुआ होता है और इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है। हर ट्यूनिंग फोक की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका ये मतलब है कि हर ट्यूनिंग फोक जो है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी का नोट आपको देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो ट्यूनिंग फोक है, आपके पास ट्यूनिंग फोक है ए, इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर मेंशन की गई है 30 हर्ट्ज़। अगर आप इसको स्ट्रक करके इसकी फ्रीक्वेंसी या नोट सुनने की कोशिश करेंगे तो ये आपको, मैंने यहाँ पे एक रफ सा नोट बनाया हुआ है कि आपको कुछ थोड़ा सा सुनाई देगा, कोई साउंड वेव आपको सुनाई देगी, वाइब्रेट करती हुई वाइब्रेशंस आपको सुनाई देंगी, जो कि एक वेव, मतलब एक वेव आपको आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कुछ वाइब्रेशंस, और उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 30 हर्ट्ज़। सिमिलरली अगर आपके पास दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, अगर मैं यहाँ पे एक और बना लूँ, ये ट्यूनिंग फोक बी है और सपोज फॉर द मोमेंट इसकी फ्रीक्वेंसी भी 30 हर्ट्ज़ है, ए और बी, ये दो ट्यूनिंग फोक्स हैं। अब जाहिर है इसको भी जब आप सुनेंगे तो ये आपको एक नोट इस तरह का सुनाई देगा, पल्स की शक्ल में, पल्स की फॉर्म में आपको इसका एक नोट सुनाई देगा। अब दोनों की क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के नोट एक जैसे हैं, अगर आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सुनेंगे, एक ही बार सुनेंगे, तो दोनों की नोट्स को आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा नोट किस ट्यूनिंग फोक में से आ रहा है, क्योंकि ये सेम फ्रीक्वेंसी के नोट्स जब भी आपस में मिलते हैं तो एक हायर फ्रीक्वेंसी की नोट प्रोड्यूस होगी और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि आप किस नोट का, किस ट्यूनिंग फोक का नोट सुन रहे हैं, अगर ए और बी सेम है। ठीक है, इस केस में हाँ, अब ये है, हम ये कर सकते हैं कि दोनों को डिफरेंस करके देखते हैं कि तब हमें क्या सुनाई देगा। अगर आप ए को सुनेंगे तो आप इस तरह का नोट आपको सुनाई देगा, बी को सुनेंगे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एक जैसे नोट आएंगे, और इवन कि आप दोनों जब साइमल्टेनियसली सुन रहे होंगे तो आप दोनों के नोट्स को अलग अलग भी नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा नोट किस ट्यूनिंग फोक का होगा। चलिए अब यूँ करते हैं कि जो बी ट्यूनिंग फोक है, इसके प्रॉन्ग्स में हम कुछ वैक्स या कोई ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिससे थोड़ा हैवी हो जाएगा, और उससे क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इस ट्यूनिंग फोक में आपने कुछ इसके कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी अब 30 हर्ट्ज़ नहीं रही, बल्कि अब यूँ हम कहते हैं कि 28 हर्ट्ज़ हो गई, या मतलब कुछ कम हो जाएगी ना वेट की वजह से। तो अब हमारे पास जो दोनों, अब आप दोनों को साइमल्टेनियसली दोबारा से सुने, आपके पास दोनों नोट्स आ जाएंगे। फिगर ए में देखें, ट्यूनिंग फोक ए से आने वाला नोट है। फिगर बी में ट्यूनिंग फोक बी से आने वाला नोट मैंने बनाया हुआ है या मेंशन किया हुआ है हमने। और इसमें आप ये देखेंगे कि जब भी आप दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के नोट्स को सुनेंगे तो अब आपको एक ऐसी आवाज़ आएगी जो जिसमें इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है, जो आप सुनेंगे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगी इंटेंसिटी। मतलब कुछ पॉइंट्स पे आपको बिगर नोट सुनाई देगा, कुछ पॉइंट पे आपको थोड़ा मिनिमम सुनाई देगा। तो अब आपको एक ऐसी साउंड सुनाई देगी जो कभी आपको हाई आएगी, कभी लेसर आएगी, कभी हाई आएगी, कभी लेसर आएगी। और अगर मैं देखूं कि ये किस तरह से बनी, इस साउंड को बीट नोट या बीट कहते हैं, जो कि दोनों ट्यूनिंग फोक्स, ऐसे ट्यूनिंग फोक्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस है, उनके आपस में मिलाने से। और वजह क्या हुई, क्योंकि दोनों साउंड नोट आए हैं, दोनों ने आपस में इंटरफेयर किया,
और दोनों के इंटरफेरेंस की वजह से आपको एक नया नोट सुनाई दिया। इस नए नोट की ख़ास बात क्या है कि इसमें आपको कुछ जगह पे, क्योंकि अब सपोज दिस इज़ दी नोट फ्रॉम ट्यूनिंग फोक ए एंड दिस इज़ दी नोट फ्रॉम ट्यूनिंग फोक बी। जब आप इन दोनों को सुनेंगे तो इसका जो ग्राफ बनाया गया है, ग्राफिकली आप देखें कि आप क्या होगा कि फिगर 8.9 सी शोज हाउ डज द बीट नोट अकर। अब हम देखें कैसे ये बीट नोट बनेगा एट सम इंस्टेंट एक्स। अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स है, एट सम इंस्टेंट एक्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू, एट सम इंस्टेंट एक्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स इज़ इन दी सेम डायरेक्शन। आप देखें और कैसे सेम डायरेक्शन में होगा कि जो वेव ए का क्रेस्ट है वो वेव बी के क्रेस्ट से आपस में मिल रहा है। ये देखें दोनों की पीक्स हैं। जब पीक्स मिलेंगी तो आपको जाहिर है एक हायर टोन सुनाई देगी, हायर बीट नोट आएगा यहाँ पे आपके पास। तो ये देखें ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर ये ड्रॉ हुआ है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम बीट नोट सुनाई देगा, तो एम्पलीट्यूड भी जो रिजल्टेंट नोट का होगा वो भी मैक्सिमम होगा। सिमिलरली आफ्टर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर कितना टाइम 1/4 सेकेंड के बाद आप जाके देखें, दोबारा ऑब्जर्व करें। अब क्या होगा कि वेव ए का क्रेस्ट वेव बी के क्रेस्ट से मिल रहा होगा। दोनों का ही क्रेस्ट डाउन वाले पॉइंट, डाउन पोजीशंस जो होती हैं वेव्स की, वो आपस में मिल रही हैं। जब क्रेस्ट से मिलता है तो हमें कोई साउंड नहीं आती। तो इस वजह से यहाँ पे आपका बीट नोट भी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है और यहाँ पे कोई भी आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। सिमिलरली और इस पोजीशन को सपोज हम वाई कहते हैं। उसके बाद सिमिलरली आप मज़ीद 1/4 सेकेंड जब पास हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपके दोनों बीट नोट्स में अगेन हम क्रेस्ट वाली पोजीशन पर आ गए हैं और क्रेस्ट वाली पोजीशंस आपस में मिल रही हैं, तो आपके पास मैक्सिमम बीट नोट आएगा। तो यहाँ पर ये इस इंस्टेंट पे आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बीट नोट जो है वो भी मैक्सिमम है। और फिर उसके बाद फिर आफ्टर टाइम 1/4 सेकेंड आपके पास कोई बीट नोट नहीं आएगा, क्योंकि क्रेस्ट आपस में मिल रहे होंगे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम ये देखेंगे 1 सेकेंड में कितनी बार हमें मैक्सिमम बीट नोट सुनाई दिया है। आप देखेंगे 1 सेकेंड में हमें ये पॉइंट है मैक्सिमम बीट नोट का और एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में कितनी बीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं, 2। तो और आप देखें कि ये हमने 2 ट्यूनिंग फोक्स लिए थे और इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस भी कितना था, 2। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर आते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, जितना बीट आपको 1 सेकंड में जितनी बीट्स मिलेंगी वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर होंगी। सो दैट वी कैन से दैट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फोक्स। अब देखें कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 बीट्स पर सेकंड सुनाई दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे टू सॉल्व द एग्जाम्पल 8.2। अच्छा, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द, अब हम देखते हैं। अच्छा, आप बीट नोट के लिए एक कंडीशन जो बहुत ज़रूरी है और आपने उसको ध्यान में रखना है कि 2 फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस आपस में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मामूली से डिफरेंस के साथ आप बीट नोट्स में वो सुन सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर आपका डिफरेंस दोनों ट्यूनिंग फोक का मोर देन 10 हो जाएगा तो तब हम बीट्स नहीं सुन सकेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द बीट साउंड और बीट्स। तो अच्छा, अब हम बीट का फिनोमिना जो है उसकी एग्जांपल हम इनको यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए, जैसे वायलिन हो गया, पियानो हो गया और इस तरह के और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनको किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी पे सेट करने के लिए हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखें एग्जांपल 8.2 और इस एग्जांपल में एग्जांपल 8.2 इसको पढ़ लेते हैं। ए ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड। आपके पास ट्यूनिंग फोक है ए और ये ट्यूनिंग फोक 4 बीट्स पर सेकेंड, हम ये कह सकते हैं 4 को कि ट्यूनिंग फोक ए है, ये है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, एन वो है 4 बीट्स पर सेकेंड।
A tuning fork A produces 4 beat per second with another tuning fork B. एक tuning fork A है, एक tuning fork B है, दोनों को जब हम इकट्ठा सुनते हैं तो हमें 4 beats per second मिलती हैं. It is found that they by loading B with some wax. अगर अब हमने B को लोड कर दिया है तो ज़ाहिर है इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी. The beat frequency increases to 6. बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के आपके पास आ जाएगी नंबर 6 beats per second. कब? आफ्टर लोडिंग. आफ्टर लोडिंग बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास चेंज होके 6 बीट पर सेकंड चेंज हुए, बल्कि इंक्रीज हुई है. इंक्रीज होने के बाद आपके पास 6 बीट्स पर सेकंड आ जाएगी. द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 6 बीट पर सेकंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए. अब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दी गई है एफ ए. ये कितनी दी गई है? 320 हर्ट्ज. और ये पूछा जा रहा है कि अब बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ बी कितनी होगी. अब देखें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वी नो दैट कि जितनी भी बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं 4 बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं प्लस माइनस 4. नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज. अब डिफरेंस इसका या तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बी की फ्रीक्वेंसी या तो हो सकती है 324 हर्ट्ज या हो सकती है 316 हर्ट्ज. अच्छा, अब हम चलें ये ज़्यूम कर लेते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी एफ बी या तो ये हो सकता है या एफ बी ये हो सकता है. पहले हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एफ बी जो है वो 324 हर्ट्ज़ है. अच्छा, अब क्योंकि आप देखें कि 324 हर्ट्ज़ सपोज़ बी की फ्रीक्वेंसी है, बाय लोडिंग बी इट्स फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज़. अब इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होनी चाहिए. अब अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि इफ़ 324 हर्ट्ज़ इज़ दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए थी? रिड्यूस होनी चाहिए थी. लेकिन हमें पता है कि आफ्टर लोडिंग क्या हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई है. तो इसका मतलब है कि 324 हर्ट्ज़ तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि 316 असल फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोक बी की उस वक्त जब 4 बीट्स पर सेकंड थे. तो अब अगर ट्यूनिंग फोक बी की असल फ्रीक्वेंसी 316 है तो लोडिंग के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी, वो हम चेक कर लेते हैं. एफ बी आफ्टर लोडिंग, एफ बी कितना बनेगा? 316 माइनस 2, क्योंकि 2 बीट्स इंक्रीज हुई हैं तो माइनस 2, तो ये टोटल हो जाएगी 314. तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया. तो जो हमने मालूम करना था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक बी आफ्टर लोडिंग विल बी 314. सो ये हमारा आज का लेक्चर है.